तो आज से ठीक 28 दिन बाद उत्तर प्रदेश में पहले चरण की वोटिंग शुरू है और इस बार का चुनाव पिछले हर चुनाव से अलग है। इस चुनाव में जीतेगा वही जो सोशल मीडिया पर हावी रहेगा। दरअसल इलेक्शन कमीशन ने इस बार वर्चुअल रैली पर जोर दिया है और 15 जनवरी तक सभाओं पर रोक है और 15 जनवरी के बाद आयोग समीक्षा करेगा कि खुले मैदान में पहले की तरह जनसभाएं होनी चाहिए या नहीं। ऐसे में प्रचार के लिए सोशल मीडिया एक बड़ा जरिया बन गया है। इसलिए कहा जा रहा है कि अब की बार जंग वही जीतेगा जो शोर पर नहीं, सोशल मीडिया पर भरोसा करेगा। बोलकर ही महफिल लूटी जाती है। नेताजी पहले मंच से बोलते थे, अब फोन में बोलते सुनाई पड़ेंगे। जिनकी आंखों में भीड़ देखकर चमक बिखर जाती थी, अब लाइव व्यू देखकर बाछें खिलेंगी। भीड़, भोंपू और चिल्लमपो की सारी टेंशन ही खत्म। कमरे में बैठकर करोड़ों लोगों तक पहुंच जाएंगे नेताजी। प्रचार का ये एकदम नया दौर है, एकदम ताजा कॉन्सेप्ट। ना तो भीड़ बुलाकर कोरोना बम फोड़ने की जरूरत है और न ही चिल्लमपो करने की जरूरत। चुनाव आयोग ने 15 जनवरी तक डिजिटल प्रचार पर जोर दिया है। The Commission has decided that no road show, padyatra, cycle, bike vehicle rally and procession shall be allowed till 15th January 2022. Commission shall subsequently review the situation and issue further instructions accordingly. No nukkad sabhas will be allowed on public roads, roundabouts or public streets or corners. Fifth, no victory procession after the counting shall be allowed. So we are reducing the physical contact, physical availability, and we are saying that more and more virtual and virtual rallies, virtual campaign should be done. Door-to-door campaign, a maximum of 5 persons including candidates, excluding security personnel if any, shall be allowed to do door-to-door campaign. इसके बाद पार्टियों ने भी पूरी तैयारी कर ली। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ मायावती सबसे पहले एक्टिव हुई। बीजेपी और सपा में इधर फर्क साफ है पर झगड़ा चल रहा था। उधर बीएसपी प्रमुख मायावती ने फौरन एक डिजिटल पोस्टर जारी कर दिया जिस पर लिखा था 10 मार्च सब साफ, बहन जी हैं यूपी की आस। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी, ओम प्रकाश राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, जयंत चौधरी की राष्ट्रीय लोकदल जैसी पार्टियों ने फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर अपने मेंबर्स को एक्टिव कर दिया है। लेकिन इस मामले में बीजेपी उनसे कहीं आगे है, क्योंकि बीजेपी के पास अपनी सोशल मीडिया और आईटी की टीम मजबूत है जो कई सालों से काम कर रही है। 2017 के पहले प्रदेश में दंगे होते थे। पेशेवर दंगाइयों को मुख्यमंत्री आवास में बुला के सम्मानित किया जाता था। सरकार और पुलिस उनके सामने गिड़गिड़ाती थी दंगाइयों के सामने। 2017 के बाद भी परिवर्तन आया है। आज पेशेवर दंगा किसी बिल के अंदर छुपा हुआ है या दूसरे लोग की यात्रा में जा चुका है। उत्तर प्रदेश के अंदर खोल करके, सिर उठा करके, दंगा करके चलने का तो साहस नहीं कर सकता है। 2017 के पहले प्रदेश के अंदर आतंकवादी जहां मर्जी वहां विस्फोट कर लेते थे। 2017 के बाद एक भी विस्फोट नहीं हुआ, एक भी दंगा नहीं हुआ। ये फर्क साफ है। 2017 के पहले प्रदेश की बेटियां असुरक्षित थी, वे स्कूल नहीं जा पाती थी। बहुत सारे परिवार ऐसे थे जो अपनी बेटियों को उत्तर प्रदेश में एडमिशन स्कूल और कॉलेजेस में करवाने के बजाय उत्तर प्रदेश के बाहर करवाती थी, अपने दूर के रिश्तेदार के यहां भेजती थी। 2017 के बाद ये परिवर्तन साफ आया है। डिजिटली प्रचार में यूपी में कौन सी पार्टी कितने पानी में है, जरा ये तस्वीर भी देख लीजिए। सबसे पहले बात बीजेपी की करते हैं। बीजेपी इस नए प्रचार तंत्र को आजमाने के लिए पूरी तरह तैयार है, बल्कि आप यूं भी कह सकते हैं कि बीजेपी इस मामले में धुरंधर है। बीजेपी डिजिटल मीडियम को लेकर सबसे पहले एक्टिव हुई, लेकिन आयोग के फैसले के बाद इस जंग में फुल तैयारी के साथ कूद पड़ी है। खबर है कि डिजिटल प्रचार को सीधा योगी आदित्यनाथ मॉनिटर कर रहे हैं। 10 मार्च 2022 को जब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणाम आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त करने में सफल होगी, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। हां, कोरोना महामारी के दौरान सतर्कता और सावधानी हम जरूर रखें। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश के 50 जिलों के जिला कार्यालयों में अलग से आईटी रूम बनाए हैं।
IT रूम को वॉर रूम नाम दिया गया है। अगले एक सप्ताह में 13 और जिलों में ऐसे IT कक्ष बना लिए जाएंगे। बीजेपी का ये मीडियम इतना मजबूत है कि केवल एक क्लिक पर ही उसकी IT टीम किसी भी बूथ के कार्यकर्ता तक पहुंच जाएगी। इस IT टीम को दिल्ली की केंद्रीय टीम लगातार गाइड कर रही है। दिल्ली में वेल ट्रेन्ड लोगों की टीम यूपी के हर जिले की टीम से कोऑर्डिनेशन में है। बीजेपी डिजिटल माध्यम से प्रचार करने के मामले में अन्य दलों से ज्यादा अनुभव रखती है। सेवा ही संगठन है। कोरोना काल के दौरान से ही पार्टी अपने संगठन के लिए डिजिटल माध्यम से कैंपेन चलाती रही है। कोरोना काल की दूसरी लहर के दौरान पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, स्मृति ईरानी और नरेंद्र सिंह तोमर जैसे बड़े नेताओं की 3 सफलतापूर्वक रैलियां आयोजित की। इसके लिए पार्टी ने बाकायदा एक IT सेल को भी तैयार किया है। कोरोना काल के बाद भी संगठन की तमाम बैठकें वर्चुअली होती रही हैं, जिसमें पार्टी के बड़े कद्दावर नेता भी शामिल होते रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कई बार उत्तर प्रदेश के संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ वर्चुअली बैठक कर चुके हैं। पिछले कई चुनाव से बीजेपी टेलीफोन मैसेज, ऑडियो मैसेज, टेक्स्ट मैसेज को अपनी प्रचार पॉलिसी में शामिल करती रही है। प्रमोद महाजन के जमाने से ही पार्टी का फोकस तकनीक के इस्तेमाल पर बढ़ गया था। बीजेपी लगभग हर चुनाव में डिजिटल रथ निकालती है, जिसमें नेताओं के प्री रिकॉर्डेड भाषण, ऑडियो वीडियो प्रेजेंटेशन के जरिए प्रचार किया जाता है। बीजेपी ने अपने संगठन के हिसाब से जो 98 संगठनात्मक जिले बांट रखे हैं, उनमें सभी में उसके IT संयोजक तैनात हैं। भाजपा ने उत्तर प्रदेश के 50 जिलों के जिला कार्यालयों में अलग अलग से अपने IT कक्ष तैयार किए, जहां वो हर जरूरी साजो सामान पहुंचा रही है जो डिजिटल कैंपेनिंग के लिए जरूरी है। बीजेपी अगले 1 महीने के भीतर 100 डिजिटल रैलियां करने जा रही है। बीजेपी इसके लिए 3D स्टूडियो मैक्स का सहारा ले रही है। इसमें CM, डिप्टी CM, मंत्रियों और केंद्रीय मंत्रियों की रैली शामिल है। बीजेपी के एक कार्यकर्ता को अभी से फोन पर एक्टिव हो जाने का मैसेज भेज दिया गया है। लेकिन इसके उलट समाजवादी पार्टी की तैयारी देखिए। अखिलेश यादव की बेटी अदिति यादव खुद ट्विटर से लेकर फेसबुक तक एक्टिव है। अखिलेश यादव के बेटे अर्जुन यादव के नाम से फेसबुक और ट्विटर पर कई सोशल मीडिया अकाउंट्स बन चुके हैं। समाजवादी पार्टी को पहले से अंदेशा था कि डिजिटल रैली पर इस बार जोर दिया जाएगा, इसलिए उसने भी अपने कार्यकर्ताओं को पहले से अच्छी ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी थी। ये ट्रेनिंग अभी भी जारी है। हालांकि पार्टी में वर्चुअल रैली के लिए कितनी तैयारी है, अभी तक इसका खुलासा नहीं किया गया। हालांकि पार्टी सूत्रों के मुताबिक इसकी प्लानिंग जोर शोर से चल रही है। सपा के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का दावा है कि भले ही सोशल मीडिया पर उनकी पार्टी बीजेपी के मुकाबले कमजोर है, लेकिन कम कहीं से नहीं है। समय पर इलेक्शन हो रहा है और इलेक्शन कमीशन भी तमाम नियमों को और तमाम नियम बनाए हैं। मेडिकल ऑफिसर्स, नोडल ऑफिसर्स बनाए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट और अन्य जगह पर मेडिकल ऑफिसर भी नोडल ऑफिसर्स हैं। तो कहीं ना कहीं आशंका इस बात की भी है कि कोविड होगा या कोविड फैलेगा, और अगर वर्चुअल रैली के लिए हम जाएंगे तो उन पार्टियों के लिए कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन को सोचना चाहिए। जिन पॉलिटिकल पार्टीज के पास, जिन पॉलिटिकल पार्टीज के वर्कर्स के पास अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वर्चुअल रैली के लिए तमाम चीज़ें नहीं है, तो आखिरकार वो कैसे करेंगे। इसलिए कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन को कुछ तो सहयोग करना चाहिए, चाहे वो चैनल के माध्यम से विपक्ष के लोगों को समय ज़्यादा दें, फ्री में समय मिले। ये अगर इलेक्शन कमीशन चिन्हित करता है, निश्चित करता है, तो वर्चुअल रैली या वर्चुअल कार्यक्रम या पॉलिटिकल पार्टीज अपनी बात जनता तक पहुंचाने चाहेंगे तो ये कामयाब रहेंगे। हालांकि अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग से कुछ फंड्स देने की भी मांग की है। अखिलेश यादव ने कहा है, जिन दलों के पास इतना मजबूत इंफ्रा नहीं है, उन दलों की मदद चुनाव आयोग को करनी चाहिए। सपा ने अपने कार्यकर्ताओं को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा से जुड़ने को कहा है। खबर तो ये भी है, इस बार पार्टी ज्यादा तवज्जो उस उम्मीदवार को देगी जो सोशल मीडिया साइट्स पर पॉपुलर हो। पिछले कुछ समय से समाजवादी पार्टी के डिजिटल विंग को मजबूत किया गया है और लोगों को भी जोड़ा गया है। 10 मार्च आ रहे अखिलेश, फिर तैयार हैं हम, 10 मार्च से शुरू होगा 10 का दम। इस तरह के पोस्टर जारी किए जा रहे हैं, लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर किया जा रहा है, जिसमें अखिलेश यादव की सरकार के कामकाज का जिक्र है। समाजवादी पार्टी अभी 15 जनवरी का इंतजार कर रही है। अगर 15 जनवरी के बाद भी ये रोक जारी रहती है तो समाजवादी विजय रथ यात्रा में जो जिले छूट गए हैं वहां वर्चुअल संबोधन किया जाएगा। सपा का मानना है कि यूपी को डिजिटल माध्यम से जोड़ने में अखिलेश यादव और उनके द्वारा बांटे गए लैपटॉप का योगदान है। समाजवादी पार्टी के फेसबुक पेज को देखिए या उसके ट्विटर अकाउंट को देखिए, सरकार की कमियों वाली रिपोर्ट से पूरी टाइमलाइन भरी हुई है।
यही हाल अखिलेश के फेसबुक पेज और उनके ट्विटर टाइमलाइन का भी है। अखिलेश हर दिन औसत 10 पोस्ट कर रहे हैं। हर पोस्ट में सरकार के खिलाफ अखबारों की कतरन या किसी न्यूज फीड या खुद अखिलेश के बयान का इस्तेमाल किया जा रहा है। बीजेपी और सपा की तरह कांग्रेस भी पीछे नहीं है। उसने करीब 15,000 फेसबुक पेज के जरिए अपने प्रचार अभियान को धार दे रखी है। पार्टी ने करीब 2 लाख ट्रेंड वर्कर्स की एक भारी भरकम फौज तैयार कर रखी है। बीजेपी की तरह कांग्रेस की दिल्ली आईटी सेल ने उत्तर प्रदेश के हर जिले में प्रशिक्षण अभियान को चला रखा है, जिसमें डिजिटल माध्यम से प्रचार प्रसार की ट्रेनिंग कार्यकर्ताओं को दी जा रही है। पार्टी ने करीब 1.5 लाख व्हाट्सएप ग्रुप और 15,000 फेसबुक पेज के जरिए करीब 3 करोड़ लोगों तक अपना मैसेज पहुंचाया है और यह अभियान अभी भी लगातार जारी है। प्रियंका गांधी कांग्रेस के डिजिटल प्रचार को गाइड कर रही हैं और मॉनिटर भी। प्रियंका के कहने पर ही प्रचार के केंद्र में महिलाओं को रखा गया या महिला आधारित मुद्दों को रखा गया है। इसी तरह राष्ट्रीय लोकदल भी एक्टिव हो गई है। राष्ट्रीय लोकदल को लगता है कि पश्चिमी यूपी में किसान आंदोलन से उसे फायदा होगा। खुद जयंत चौधरी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट और पार्टी के सोशल मीडिया अकाउंट से हार्डकोर कैंपेनिंग शुरू कर दी है। राष्ट्रीय लोकदल ऐसे वीडियो और पोस्टर तैयार कर रहा है। लोगों के व्हाट्सएप पर इसे डाला जा रहा, फेसबुक पर लोगों को टैग किया जा रहा। कैंपेनिंग के माध्यम से गांव, गरीब, किसान, मजलूम, मजदूर, हर गांव के कोने कोने तक डिजिटल कैंपेनिंग के माध्यम से लोगों को योजनाओं के बारे में जानकारी है और ये लोग जान रहे हैं आज के डेट में कि हाँ, सबके पास फोन है, सबके पास मोबाइल है, सब कोई नेट यूज कर रहा है। लोग देख रहे हैं कि सरकार की सुविधाएं क्या है, सरकार की योजनाएं क्या हैं। कोई असर तो नहीं पड़ेगा, लेकिन सरकार को चाहिए कि डिजिटल कैंपेनिंग करे। जैसे वर्चुअल मीटिंग हो रहा है, उस तरह से डिजिटल कैंपेनिंग भी होनी चाहिए, डिजिटल सभाएं भी होनी चाहिए। जो ऑनलाइन हम लोग बेचते हैं तो उसमें कस्टमर से हमारा कोई कांटेक्ट नहीं होता है। उसी हिसाब से डिजिटल मार्केटिंग के अंदर भी ये होता है कि अब एक जो एड टीवी पे चल रहा है या फिर कहीं पैम्पलेट भी चल रहा है, जहाँ भी चल रहा है, उसमें आप किसी से कॉन्टैक्ट लेस हैं। तो डिजिटल कैंपेनिंग फ्यूचर है। चुनावी समर में जो है कोरोना काल अपना रूप पसार चुका है और गांव से लेकर के जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं उसकी पहल करने की ज़रूरत है और जो पहल करेंगे तो वो भी बच सकते हैं। डिजिटल माध्यम से चुनाव प्रचार भी हो सकता है और सारी जनसभाएं भी कर सकते हैं और लोगों तक अपनी बातें पहुंचा सकती है राजनीतिक पार्टियां। मायावती के नाम से फेसबुक पर कई अकाउंट्स एक्टिव हो चुके हैं, जिसमें मायावती के यूपी की सत्ता में लौटने का दावा हो रहा है। तो मुसलमान लोग किधर टूट रहे ज्यादा? मुसलमान ज्यादातर सपा पे ही रहेंगे। तो बहन जी को भी देंगे जो टिकट विकट हो रहा है। हाँ, तो मुसलमानों को ज़्यादा देंगे तो वोट। और यहाँ पर माहौल बहुजन समाज पार्टी का माहौल है। बहुजन समाज पार्टी का ही कैंडिडेट यहाँ जीतेगा और 2022 को जब 10 मार्च को रिजल्ट आएगा तो बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी। बहुजन समाज पार्टी को कोई दिक्कत नहीं है, डिजिटल हो जाए या नॉर्मल हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। बहुजन समाज बिल्कुल जो उसकी वोट है वो मजबूत वोट है और बिल्कुल सोचा बैठा है वोटर कि बहुजन समाज पार्टी की ही सरकार बनेगी। बहुजन समाज पार्टी का ही रहेगा जी यहाँ तो मामला। बहुजन समाज पार्टी का ही रहेगा यहाँ तो मामला। इनके बगल में बैठ के बोल ना रहेगा यहाँ तो। मायावती के हर अकाउंट पर उनके पिछले काम और सरकार की नाकामी दिखाने की कोशिश की गई। ऐसे में बीएसपी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो यूपी की जनता को, जो खासकर यूपी की जनता को यहाँ सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों पर आधारित लोकप्रिय सरकार दे सकती है। वैसे मुझे पूरी उम्मीद है कि प्रदेश की जनता इस बार चुनाव में किसी भी पार्टी के बहकावे में आने वाली नहीं है और यहाँ अपनी एकमात्र हितैषी पार्टी बीएसपी को ही सत्ता में जरूर लाएगी। चाहे इस चुनाव में यहाँ सभी सर्वे एजेंसियाँ मैनेज होकर वोट पड़ने तक भी बीएसपी को रेस से बाहर क्यों ना दिखाती रहे, जबकि इसी प्रकार सन 2007 के चुनाव में भी इन्होंने बीएसपी को रेस से बाहर तथा सपा व बीजेपी को ही रेस में आगे दिखाया था, लेकिन नतीजों में इनका ये सर्वे उल्टा हो गया था और फिर सपा व बीजेपी आदि ये पार्टियां रेस में हमसे काफी पीछे रह गई थी। खैर,
सोशल मीडिया की जंग में भले कोई मजबूत और कोई कमजोर लग रहा हो, लेकिन डिजिटल कैंपेनिंग में कौन शेर है और कौन सवा शेर, इस सवाल का जवाब 10 मार्च तक मिल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।